अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। साबिक़ शिबिर से केसीआर हो या हरीश राव, सबके खिलाफ जांच होना चाहिए। बीआरएस लीडरों ने अपने 10 साल हुक्मरानी के दौर में तेलंगाना को लूट लिया। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना के लिए काम करने वालों को खुदा महफूज रखेगा। साबिक़ा रियासती वजीर KTR ने KCR और हरीश राव को नोटिस जारी करने पर दिया रद्द-ए-अमल। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर सेक्रेटरीट में उनके मुजस्समे पर पेश किए गुलाहे अक़ीदत। कहा, राजीव गांधी एक अजीम रहनुमा, हिंदुस्तान को दुनिया के सामने बावकार मुकाम तक पहुँचाया। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज मुसलसल दूसरे दिन हुई बहस। वक्फ बायूजर समेत दीगर उमूर पर मुबाहिस, कल भी जारी रहेगी समाअत। जिना की तारीफ किसने की, नवाज शरीफ के घर को खाना खाने के लिए कौन गए? कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने बीजेपी लीडरों पर की सख्त तनकीदें। और गाजा पर इसराइली बमबारी और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी। गाजा हमलों में कम से कम 60 अफराद शहीद। इंसानी इमदाद में रुकावटों से फ़लस्तीनी बाशिंदे शदीद मुश्किलात का शिकार। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि BRS ने अपने 10 साल हुक्मरानी के दौर में तेलंगाना को खूब लूटा, बदअनवानियाँ की गई, इसलिए कानून अपना काम करेगा और चाहे KCR हो या फिर हरीश राव, तमाम कायदीन के खिलाफ जांच होना चाहिए। कमीशन के रूबरू इन सबको अपनी सफाई देना पड़ेगा। People have voted us to power because we promised the corruption, the loot happened in 10 years regime of BRS would be exposed. As per the wish of people of Telangana, Telangana Congress government has constituted a commission to look into the irregularities happening in Kaleshwaram project. The commission has summoned KCR, Harish Rav and others who are part and parcel of this loot. They should come and explain their version. People are demanding all the corrupts who have looted for 10 years should be punished. साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान KCR और हरीश राव को नोटिसें जारी करने पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए काम करने वालों को खुदा महफूज रखेगा। उन्होंने भी कहा कि BRS ने अपने दौर हुकूमत में तेलंगाना की तरक्की के लिए खूब काम किया है और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत इंतकामी सियासत पर उतर आई है। उन्होंने BJP पर भी तनकीदें की। బీజేపీ కలిపి ఆడుతున్న కలిపి వండుతున్న వంటకం ఏదైతే ఉందో, కాళేశ్వరాన్ని ఒక విఫల ప్రయోగంగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో, ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలుసు. మాకు ఈ దేశంలోని చట్టాల మీద, న్యాయ వ్యవస్థ మీద మాకు సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది. తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వాన్ని మాత్రం తప్పించుకుందామనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే కమిషన్ల పేరిట, కాలయాపన పేరిట, కమిటీల పేరిట తామిచ్చిన 6 గ్యారంటీలు, 420 హామీలు, వాటిని ప్రజల దృష్టి వాటి నుంచి పక్కకు తీసుకుపోయే ప్రయత్నం ఏదైతే చేస్తున్నారో వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు. ఎప్పుడు ఇస్తావు నెలకు 2500 అని రాష్ట్రంలోని 1,68,00,000 మంది ఆడబిడ్డలు అడుగుతున్నారు, అడుగుతూనే ఉంటాం. అట్లాగే ఎప్పుడు ఇస్తావు తులం బంగారం అని ఇవాళ పెళ్లిళ్లలో ఉండే ఆడబిడ్డల తల్లిదండ్రులు అడుగుతున్నారు, వదిలిపెట్టాం. ఎప్పుడు ఇస్తావు 4,000 పెన్షన్ అని చెప్పి ఇవాళ రాష్ట్రంలోని పెద్ద మనుషులు అడుగుతున్నారు, వాళ్ళ తరపున అడుగుతూనే ఉంటాం. అట్లాగే ప్రతి ఒక్క హామీని అమలు చేసేదాకా వదిలిపెట్టాం. మీరు ఎన్ని నోటీసులు ఇచ్చినా, ఎన్ని డ్రామాలు ఆడినా అవన్నీ కూడా తప్పకుండా దూది పింజల్లాగా తేలిపోతాయనే మాట కూడా తప్పకుండా చెబుతూ, ముమ్మాటికి న్యాయము ధర్మము గెలుస్తుంది. ముమ్మాటికి తెలంగాణకు మేలు చేసిన వాళ్ళని ఆ దేవుడు కాపాడతాడు. మీరెన్ని చిల్లర ప్రయత్నాలు చేసినా, వచ్చి 17 నెలల నుంచి మీరు చేస్తున్నాయని చిల్లర ప్రయత్నాలే. ఈ కమిషన్ అని, ఆ కమిషన్ అని, ఈ ఎంక్వైరీ అని, ఆ ఎంక్వైరీ అని. అందుకే నేను చెప్పేది, ఈ 3D మంత్రం ఎక్కువ రోజులు నడవదు. ఈ డిసెప్షన్, డిస్ట్రక్షన్, డిస్ట్రాక్షన్ అనే మీ ఆలోచన ఏదైతే चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी को एक अजीम रहनुमा करार दिया, जिन्होंने अपनी क़यादत से हिंदुस्तान को दुनिया के सामने बावकार मुकाम तक पहुँचाया। राजीव गांधी की बरसी के मौके पर सेक्रेटरीट में उनके मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश करने के बाद रेवंत रेड्डी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने मुल्क में माशी इस्लाहत और आज़ादाना पॉलिसी के ज़रिए हिंदुस्तान को एक मजबूत मुल्क के तौर पर खड़ा किया। नौजवानों को सियासत में लाने के लिए 18 साल की उम्र में वोट देने का हक़ भी राजीव गांधी ने ही अता किया। रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की पॉलिसी का भी हवाला दिया और कहा कि पहलगाम वाक़े के
के बाद मुल्की अवाम ने इनकी कुर्बानियों को याद किया है। जब पाकिस्तान हिंदुस्तानी शहरियों पर हमला किया तो इंदिरा गांधी ने सख्त जवाब दिया था और वाज़ेह किया था कि हिंदुस्तान अपनी हिफाजत खुद कर सकता है, किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मौजूदा मरकज़ी हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि आज के हालात ऐसे हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप की मुदाखलत पर हिंदुस्तान जगबंदी करता है। बीजेपी के लीडरान राहुल गांधी पर तनकीदें करते हुए अपनी नाअहली को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी जिस हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहे थे उसने हंगामी लैंडिंग की। वो हुजूरनगर हल्के में कई लिफ्ट इरिगेशन कामों का मुआयना करने के लिए हैदराबाद से रवाना हुए थे। तेज़ हवाओं और गरज चमक की वजह से हेलीकॉप्टर ने सूर्यापेट पे हंगामी लैंडिंग की। बाद में उत्तम कुमार रेड्डी बजरिए सड़क हुजूरनगर के लिए रवाना हो गए। राजेंद्र नगर असम्बली हल्के में आज 200 सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली प्रकाश गौड़, तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल और दीगर कायदीन और आला अहदेदारान भी मौजूद थे। ख़वातीन ने चीफ मिनिस्टर और अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन तेलंगाना का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद हज हाउस से कर्नाटक के आज़मीन हज का काफ़िला रवाना हुआ। इस काफ़िले को रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी, तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा और दीगर ने झंडी दिखाई और काफ़िले की रवानगी अमल में लाई गई। वक्फ बोर्ड चेयरमैन और मेरे बहुत साल से दोस्त सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब, हज कमेटी के चेयरमैन और मेरे बहुत सालों से दोस्त है खुसरो पाशा साहब, तेलंगाना फूड कॉरपोरेशन चेयरमैन फ़हीम साहब और कर्नाटक के हज कमेटी चेयरमैन और जो भी बड़े लोग डैश से बैठे हैं और मेरे आप सभी लोग जो मेरे भाई बहन जो हज पे जा रहे हैं, आपको मेरी शुभकामनाएं। आपको सेफ जर्नी रहे और ये 40 दिन जैसे खुसरो पाशा साहब ने बताया था, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है, हमारी सरकार आपके साथ है। हज कमेटी को मैं बताना चाहता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमें करना है, अगर हमारी तरफ से और भी कुछ करना है ज़रूर बताइए। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और हम 24 घंटे माइनॉरिटी वेलफेयर के बारे में बहुत ही सिंसियरली आगे जा रहे हैं और वक्फ बोर्ड के लिए, ये हज कमेटी के लिए, ये सारे पिलग्रिम्स के लिए और हमें कुछ फैसिलिटी वगैरह करना है हमें बता दीजिए, ज़रूर करा देंगे। बहुत खुशी की बात है और मैं मेरी खुशकिस्मत सोचता हूँ कि आप लोगों के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में हमें इन्वाइट किया है। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बैंगलोर से मैं कर्नाटका स्टेट हज कमेटी का चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद खान उर्फ टिप्पू हूँ और मेरे साथ हमारे और एक हज कमेटी मेंबर मंसूर कादरी साहब तशरीफ रखते हैं और एक हमारे स्पेशल ऑफिसर सिद्दीक साहब और हमारे भाई रहमान शरीफ उर्फ नन्नू और हमारे नासिर भाई, जिब्रान भाई, तमाम मेरे साथ और हमारे हज इंस्पेक्टर्स वो भी तशरीफ रखते हैं, इरफाना मैडम। आज मैं पहले हमारे जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के चेयरमैन जनाब खुसरो पाशा साहब को मुबारकबादी देना चाहता हूं और उनके मेंबर्स को और तमाम वॉलंटियर्स को जो अच्छी तरीके से यहाँ पे हुज्जाज इकराम का जो इंतजाम किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देते हुए हमारे जो 600 हुज्जाज इकराम यहाँ हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से जो जा रहे हैं उनको सेंड ऑफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे आज आके हैं और साथ ही साथ तमाम को जितने भी इंडिया हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि पूरे आलम से जितने भी हुज्जाज इकराम जा रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके हज को कबूल फरमाए करके इस मौके पे कहना चाहता हूँ। टोली चौकी हैदराबाद में कायम करदा नए पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने पहली FIR जारी की। दीगर पुलिस अहदेदारान और मुकामी लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि अवाम की सहूलतों के लिए पुलिस स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया है। చెప్పండి ఒక నెల రోజుల క్రితము మా విజ్ఞప్తి మేరకు ప్రభుత్వం ద్వారా జియో 57 ఇష్యూ అయింది. దాంట్లో టోలీ చౌకీ పోలీస్ స్టేషన్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. మీ అందరు తెలుసు 2 సంవత్సరాల క్రితం హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ రీఆర్గనైజేషన్లో
60 లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ స్టేషన్స్ని 71 లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ స్టేషన్స్గా విభజించి 2 ఎక్స్ట్రా లా అండ్ ఆర్డర్ జోన్స్, సౌత్ వెస్ట్ జోన్ అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ జోన్స్ అనేది కూడా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. సో దాంట్లో టోలీ చౌకీ పోలీస్ స్టేషన్ అనేది మేము ఇక్కడ అవసరం అని తెలిసింది మాకు. ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలు ఏదైతే ఫిలిం నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో వాళ్ళని ట్యాగ్ చేయడం జరిగిందో, హుమాయూన్ నగర్, ఇప్పుడు హుమాయూన్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పేరు మార్చి మేము మెహదీపట్నం అని పెట్టాము. హుమాయూన్ నగర్లో కొన్ని ప్రాంతాలు, గోల్కొండ పోలీస్ స్టేషన్లో కొన్ని ప్రాంతాలు, అక్కడ ఉన్న ప్రజలు మాకు ఈ టోలీ చౌకీ పోలీస్ స్టేషన్ చాలా అవసరం, ఏదైతే పోలీస్ స్టేషన్లో మీరు ట్యాగ్ చేశారో అది చాలా దూరం అవుతున్నాయి, మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది అని చాలా రిప్రజెంటేషన్స్ చేయడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా మేము కన్సాలిడేట్ చేసి క్రోడీకరించి ప్రభుత్వాన్ని నివేదించాము. అయితే 72వ పోలీస్ స్టేషన్గా టోలీ చౌకీ పోలీస్ స్టేషన్ని క్రియేట్ చేయడానికి ప్రభుత్వం ఒప్పుకుంది. సో దాని గురించి ఈ పోలీస్ స్టేషన్ ఎక్కడ పెట్టాలనేది అన్వేషించి ఇక్కడ అజీజ్ బాగ్ కాలనీలో ఒక రెంటల్ బిల్డింగ్లో దాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. 15 రోజుల నుండి ఇక్కడ పోస్ట్ అయిన మొదటి SHO రమేష్ నాయక్ గారు, డీసీపీ, అడిషనల్ డీసీపీ అందరు కూడా కృషి చేసి దీన్ని రెంట్ పైన తీసుకొని దానికి తగిన ఏర్పాట్లన్నీ చేయడం జరిగింది. మేము కూడా స్టాఫ్ని పోస్ట్ చేయడం, ఎస్ఐస్ 5 SIs, 2 ఇన్స్పెక్టర్స్, అదే కాకుండా 36 మంది కానిస్టేబుల్స్, హెడ్ కానిస్టేబుల్స్, ASIs అందరినీ కూడా పోస్టింగ్ ఇచ్చాము. వాళ్ళు మెల్లమెల్లగా రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో మినిమమ్ సౌకర్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, పెట్రోల్ కార్స్ 2, SHO ప్లస్ DI కోసం వాహనాలు, ఇవన్నీ కూడా మేము సేకరించి ఈ రోజు నుండి ఈ పోలీస్ స్టేషన్ ఫంక్షనింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అందుకే ఫస్ట్ FIR ఏదైతే ఇష్యూ ఇక్కడి నుంచి చేయడం జరిగిందో దాని గురించి డీసీపీ గారు నన్ను రిక్వెస్ట్ చేశారు, వచ్చి మీరు ఇష్యూ చేయిస్తే బాగుంటుందని. అందుకే వచ్చి ఈరోజు మొదటి పెటిషనర్ ఎవరైతే వచ్చారో వారికి FIR ఇష్యూ చేసి నమోదు చేసి వారికి FIR అందజేయడం జరిగింది. సో ఈ రోజు నుండి ఈ ప్రాంత ప్రజలకు నేను తెలియజేస్తున్నాను, టోలీ చౌకీ పోలీస్ స్టేషన్ ఫుల్ ఎక్స్టెంట్లో పనిచేస్తుంది. మీ విజ్ఞప్తులన్నీ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి మీరు తెలియజేయవచ్చు. పెటిషన్స్, కంప్లైంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడికి వచ్చి మీరు నమోదు చేయించవచ్చు. ఈ లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ ద్వారా మీకు లా అండ్ ఆర్డర్, సెక్యూరిటీ, మరి ప్రాపర్టీ ఆఫెన్సెస్ కానివ్వండి, వేరే కంప్లైంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా టోలీ చౌకీ SHO మరియు DI ఆఫీసర్స్ కూడా అందరూ ఇక్కడ ఉండి మీ సంక్షేమం అనేది చూసుకుంటారు. సో దీని గురించి మేము అన్ని చర్యలు కొన్ని రోజుల తర్వాత, ఇది ప్రారంభోత్సవం కాదు, ఓన్లీ ఫంక్షనింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. తొందరలో మన ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, ఇక్కడ లోకల్ స్థానిక ఎమ్మెల్యే కౌసర్ గారు వాళ్ళందరూ సమక్షంలో ఈ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రారంభోత్సవం అనేది కొన్ని రోజుల్లో మేము చేయిస్తాం. సో అప్పటి వరకు అందరు కూడా ఈ పోలీస్ స్టేషన్ గురించి ఫిల్మ్ నగర్, గోల్కొండ, మెహదీపట్నం పోలీస్ స్టేషన్స్ నుండి దాదాపు ఒక 25-30 కాలనీస్ని ఈ పోలీస్ స్టేషన్లో చేర్చి 4 సెక్టర్స్గా విభజించి దీని పోలీసింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ జియోలో వేరే మార్పులు కూడా చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్, ఈవెన్ ట్రాఫిక్ డివిజన్ అవి కూడా ఏర్పాటు చేసి ఆ ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ ద్వారా కూడా ఇక్కడ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఈ ఏరియాలో మెరుగుపరుస్తాం. థ్యాంక్ యూ. సార్, తమరు కంప్లైంట్స్తో ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలని చెప్తున్నారు, కానీ కొన్ని కేసులలో కొంతమంది కంప్లైంట్స్తో దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్నారని కంప్లైంట్స్ కూడా ఉంది. సామాన్య ప్రజలు వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పుడు మర్యాదగా వ్యవహరించాలి, అది కంపల్సరీ రూల్. మేము ఏదో పెద్ద స్లోగన్స్, ఫ్రెండ్లీ పోలీస్, ఇది అది అని ఏమేమి చెప్పము. మేము ఎఫెక్టివ్ పోలీసింగ్ చేస్తాం. సో అది కంప్లైంట్ వచ్చినప్పుడు మంచిగా మాట్లాడి మర్యాదగా కూర్చోబెట్టి మాట్లాడడం అనేది అది కంపల్సరీ 100% చేయవలసిందే. ఎవరైతే నేరస్తులు ఉన్నారో వాళ్ళతో మేము కఠినంగా వ్యవహరిస్తాం. దాంట్లో అవుతుందని ఒకటి అది ఊరికే ఎవరో చెప్పేటోళ్ళు చెప్తారు, అట్లా ఏం జరగదు.
వేలాది లక్షలాది మంది కంప్లైనెంట్స్ పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తుంటారు. అందరితో మంచిగా మాట్లాడతారు. కొంతమంది కంప్లైనెంట్స్ వచ్చి మిస్బిహేవ్ చేస్తారు, తాగి వచ్చి మాట్లాడతారు, ఏదో అనవసరంగా మాట్లాడతారు. అటువంటి సందర్భాల్లో అప్పుడప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ కావచ్చు, కానీ ఎక్కడ కూడా మా వాళ్ళు ఫుల్లీ ట్రైన్డ్ ఉన్నారు. వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు, ఎట్లా మాట్లాడాలో ఎట్లా వ్యవహరించాలో అదే విధంగా వ్యవహరిస్తారు. मेडिपली इलाके में मौजूद सेज स्कूल के पास हैड्रा ने गैरकानूनी तामीरात का आज इन्हदाम कर दिया। हैड्रा का अमला और पुलिस इस मौके पर मौजूद थी। मुकामी लोगों ने शिकायत की थी कि इलाके में गैर मजाज तामीरात की गई हैं। हैड्रा के कमिश्नर रंगनाथ इस कार्रवाई के मौके पर शख्सी तौर पर मौजूद रहे। गुडी मलकापुर के इलाके सीताराम राजूनगर बस्ती में एक अगरबत्ती के कारखाने में आग लगने का वाक़या पेश आया। चंद दिनों से मुसलसल दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में आतिशबाजी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। पुलिस ने आज के 20 वाक़े का फौरी नोटिस लिया और आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। तारीखी गोलकुंडा इलाके में कायम 450 साल कदीम कटोरा हाउस के तरफ मुबैना तौर पर नाजायज़ कब्ज़ों के अंदेशे हैं, क्योंकि यहाँ से पानी का अखराज किया जा रहा है और अतराफ़ की दीवारों में से एक दीवार मुकम्मल तौर पर टूट कर नाकारा हो गई, जबकि सफाई का भी कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है, जिससे इलाके की खूबसूरती मुतासर हो रही है और ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ों के अंदेशे हैं। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लेख ने यहाँ का दौरा किया और कहा कि इस कदीम कटोरा हाउस की तज़ीन की जाए और आस पास के इलाकों में सफाई का बेहतर इंतज़ाम किया जाए तो मुकामी लोगों के लिए यहाँ एक खुशगवार माहौल मिल सकता है। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बाज़ इलाकों में तेज़ और कहीं चंद इलाकों में हल्की भी बारिश हुई। मौसम खुशगवार हो गया, ताहम बाज़ मकामात पर बारिश का पानी जमा होने से अवाम को आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आई। दोपहर 12 बजे के बाद से ही शहर में मतला अबर आलूद रहा। बाज़ मकामात पर घने बादल छा गए। इस दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों से कहा है कि वो चौकस रहें, क्योंकि मज़ीद 3 दिन बारिश की पेशकयासी की गई है। ज़िला कलेक्टरान, हैड्रा, GHMC और दीगर महकमों से भी अलर्ट रहने के लिए रियासती हुकूमत ने हिदायत जारी की है। और उधर दूसरी जानिब बेंगलुरु में गुज़िश्ता लगभग 48 घंटों से जारी शदीद बारिश ने आम जिंदगी को मफलूज कर दिया। मुसलधार बारिश के बायस मुतअद्दिद इलाकों में पानी जमा हो गया, ट्रैफिक जाम और आमदोरफ्त में खलल पैदा हुआ। कर्नाटक में बारिश से मुतालिक अमवात की तादाद बढ़कर अब 5 हो गई है। इंतजामिया के मुताबिक शहर के साई लेआउट में जजीरे जैसी सूरत हाल है, जहाँ घरों की निचली मंजिलें पानी में डूब गई, लोग घरों में महसूर हो गए हैं। तकरीबन 150 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की इत्तला है। शदीद बारिश की वजह से हिनूर में वाक़ एक यतीम खाने में पानी दाखिल हो गया, जहां फायर ब्रिगेड और NDF की टीमों ने मिलकर अफराद को बहिफाजत निकाला। पानी जमा होने की वजह से गाड़ियां सड़कों पर फंस गई हैं, जिससे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम है। पुलिस के मुताबिक एक अपार्टमेंट में पानी निकालने की कोशिश के दौरान 12 साला बच्चे समेत 2 अफराद बरखी की जद में आकर हलाक हो गए। महकमे ने बेंगलुरु के लिए ऑरेंज अलर्ट और कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक DK शिव कुमार ने यकीन दिलाया कि हुकूमत हालात से निपटने के लिए तैयार है और किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। वफ़ तरमीमी कानून के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज मुसलसल दूसरे दिन भी समाअत का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान मरकज़ी हुकूमत ने दावा किया कि पार्लियामेंट ने गौर व के बाद ही कानून बनाया और कानून बनाए जाने से पहले लोगों के मशवरे लिए गए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ लोग खुद को पूरे मुस्लिम तबके का नुमाइंदा नहीं बता सकते। वफ़ कानून में 1923 में से कमी चली आ रही थी, जिसे दुरुस्त किया गया। तुषार मेहता ने दावा किया कि अगर कोई किसी जगह का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके पास उस जगह के कागजात नहीं है और उसका दावा है कि ये गैर रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूज़र है। हुकूमत के रिकॉर्ड में जायदाद सरकारी है, तो क्या इसकी जांच नहीं होगी? अर्जी गुजारों ने कल समाअत में जायदाद के रजिस्ट्रेशन के हवाले से एतराज़ जाहिर किए और कहा था कि 100 या 200 साल पुराने वक्फ के कागजात आखिर कहाँ से दस्तियाब होंगे। इस मामले पर कल भी समाअत जारी रहेगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने सवाल किया कि जिन्ना की तारीफ किसने की थी? नवाज शरीफ के घर को खाना खाने के लिए कौन गए? बस यात्रा लेकर पाकिस्तान का सफ़र किसने किया? जयराम रमेश ने भी कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ ज़रूरी हैं, लेकिन दहशतगर्द आज़ाद घूम रहे हैं। पहलगाम के हमले आवर कहाँ हैं? इन सब के खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है। ऑक्सीजन पाकिस्तान को किसने दिया है? पाकिस्तान को ऑक्सीजन चीन ने दिया है ना। चीन ने तो दिया पाकिस्तान को ऑक्सीजन। चीन के सहायता के बिना पाकिस्तान तो ये युद्ध नहीं लड़ सकती थी। हम और सफलता हासिल कर सकते थे, पर चीन की जुगलबंदी जो थी,
पाकिस्तान के ऊपर हमने सवाल उठाए हैं। और पाकिस्तान को क्लीन चिट किसने दिया? जिन्ना साहब को क्लीन चिट किसने दिया? लाल कृष्ण आडवाणी ने दिया ना। जिन्ना साहब की तारीफ किसने की? जसवंत सिंह ने किया ना। जसवंत सिंह ने कहा कि जिन्ना बड़े नेता थे, महान नेता थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा। कारगिल जो लाहौर बस यात्रा किसने निकाली? अटल बिहारी वाजपेयी ने निकाली। ब्रेकफास्ट के लिए नवाज शरीफ के साथ कौन गए थे? नरेंद्र मोदी गए थे। आम किसने भेजा था? शॉल किसने भेजा था? नरेंद्र मोदी ने भेजा था ना। तो किसकी बात कर रही है? और निशाने पाकिस्तान किसको मिला? मोरारजी देसाई को मिला। मोरारजी देसाई तो इनके नेता हैं। जब वो प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना और प्रचार इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री हुआ करते थे। सर, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को भी वो इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अरे उनका निशाना पाकिस्तान होना चाहिए, उनका निशाना चीन होना चाहिए। पहलगाम के आतंकवादियों को पकड़ो। 26 नवंबर 2008 के बाद जो सभी आतंकवादी मारे गए और एक गिरफ्तार हुआ कुछ ही दिनों में, और उससे भारत को इतना समर्थन मिला सभी राष्ट्रों से। अभी देखिए क्या हाल है। हम डोसियर तैयार कर रहे हैं, आतंकवाद यहां वहां घूम रहे हैं। हम डोसियर तैयार कर रहे हैं और सांसदों को भेज रहे हैं, यहां वहां भेज रहे हैं, पर आतंकवाद तो पकड़े नहीं गए। आतंकवादी तो यहां वहां घूम रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं। कहां घूम रहे हैं? उनको गिरफ्तार कीजिए, पूछताछ कीजिए। वो क्यों यहां वहां घूम रहे हैं? असली बात वो है, पहलगाम के आतंकवादी कहां हैं? 1 महीने होने वाले हैं अभी, 1-2 दिन में 1 महीना होने वाला है, आज भी नहीं पकड़े गए। कहां हैं? उनकी जानकारी कहां है? 26 नवंबर 2008 के बाद सभी आतंकवादी मारे गए थे, एक गिरफ्तार हुआ, और उससे भारत की जो स्थिति थी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत मजबूत हुई थी। हमसे कोई सवाल नहीं कर सकता था। सब लोग जान गए थे ये आतंकवादी कहां से आए थे, इनको समर्थन किसने दिया था। तो आप सांसदों को भेज रहे हैं, बस आतंकवादी को पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए, पूछताछ कीजिए। वो कहां है? वज़ीर-ए-आज़म मोदी, कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को उनकी 34वीं बरसी पर खिराज पेश किया। खड़गे और राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ राजीव गांधी की समाधि वीरभूमि पहुंचकर उन्हें खिराज पेश किया और कहा कि राजीव गांधी की दूरंदेश क़यादत ने इंसाफ, आज़ादी, मसावत और भाईचारे पर मबनी मुल्क की बुनियाद बदली और आज भी उनके ख़यालात की मीरास हमारी रहनुमाई करती है। राहुल ने जज्बाती तौर पर अपने वालिद को याद करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पापा, आपकी यादें हर कदम पर मेरी रहनुमाई करती हैं। आपके अधूरे ख्वाबों को हकीकत बनाना मेरा अज़्म है और मैं उन्हें पूरा करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ अपने बचपन की एक तस्वीर को भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बुरी ज़मानत दे दी और उन्हें हिदायत दी कि वो ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक़ कोई बयान या तबसरा न करे। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने इस मामले में तहक़ीक़ात करने पर रोक नहीं लगाई और हरियाणा के डायरेक्टर जनरल पुलिस को हिदायत दी कि वो एक जाँच कमेटी तश्कील दें जिसमें 3 IPS अफसरान को शामिल किया जाए, जिनमें खातून अफसर भी होना चाहिए और ये पुलिस अफसरान रियासत हरियाणा से ताल्लुक़ न रखते हों। याद रहे कि अली खान महमूदाबाद को इतवार के रोज़ गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ इल्ज़ाम है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर तबसरे किए, इससे मुल्क की सालमियत को ख़तरा है। और इसके बाद हरियाणा की एक अदालत ने उन्हें अदालती तहवील में 27 मई तक के लिए भेजा, लेकिन उनकी हिरासत के खिलाफ सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और उन्हें इस मामले में आज जमानत दे दी गई है। और अब रुख करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन का। गाज़ा पट्टी पर इसराइली बमबारी और ज़मीनी कार्रवाइयाँ मुसलसल शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं, जिसकी वजह से इंसानी जानों का भारी नुकसान हो रहा है। गुज़िश्ता रात से लेकर आज सुबह तक की बमबारी में कम से कम 60 अफराद की शहादत की इत्तला है। इसराइल की अंधाधुन कार्रवाइयों की वजह से न सिर्फ इंसानी इमदाद की फराहमी रुक गई, बल्कि गज़ा को मुकम्मल तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया गया। आलमी बरादरी ख़ास तौर पर
کینیڈا، فرانس اور برطانیہ سے اسرائیل پر دباؤ بڑھا ہے کہ اگر حملے بند نہ کیے گئے تو اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے اور 10 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا، جن میں ایک 17 سالہ لڑکا بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ اس وقت بدترین انسانی بحران سے دوچار ہے، نقل مکانی جاری ہے، ہلاکتیں جاری ہیں۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے امدادی ناکہ بندی میں جزوی ترمیم کو ناکافی قرار دیا اور مزید اقدامات کی دھمکی بھی دی۔ ان سب کے باوجود ظالم اسرائیلی حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ سابق چیف منسٹر KCR ہوں یا ہریش راؤ، سب کے خلاف جانچ ہونا چاہیے۔ BRS لیڈروں نے اپنے 10 سالہ حکمرانی کے دور میں تلنگانہ کو لوٹ لیا، تلنگانہ کانگریس صدر مہیش کمار گوڑ کا رد عمل۔ تلنگانہ کے لیے کام کرنے والوں کو خدا محفوظ رکھے گا، سابقہ ریاستی وزیر KTR نے KCR اور ہریش راؤ کو نوٹس جاری کرنے پر دیا رد عمل۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کی برسی کے موقع پر سیکریٹریٹ میں ان کے مجسمے پر پیش کیے گلہائے عقیدت، کہا راجیو گاندھی ایک عظیم رہنما، ہندوستان کو دنیا کے سامنے باوقار مقام تک پہنچایا۔ وقف ترمیمی قانون کے خلاف داخل عرضیوں پر سپریم کورٹ میں آج مسلسل دوسرے دن ہوئی بحث، وقف بائی یوزر سمیت دیگر امور پر مباحث، کل بھی جاری رہے گی سماعت۔ جناح کی تعریف کس نے کی؟ نواز شریف کے گھر کو کھانا کھانے کے لیے کون گئے؟ کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے BJP لیڈروں پر کی سخت تنقیدیں۔ اور غزہ پر اسرائیلی بمباری اور زمینی کارروائیاں جاری، غزہ حملوں میں کم سے کم 60 افراد شہید، انسانی امداد میں رکاوٹوں سے فلسطینی باشندے شدید مشکلات کا شکار۔ پرائم ٹائم کا سلسلہ فی الحال یہی ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ اللہ حافظ۔